नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। हमारे पास डेली न्यूज़, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स और PIB से मिली कुछ अहम जानकारियां हैं। आज हम 3 खास मुद्दों पर गौर करेंगे। पहला, जम्मू कश्मीर के राज्य दर्जे का सवाल और भारत का संघीय ढांचा, मतलब सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी इस पर क्या रोशनी डालती है। दूसरा, भारत में कपास की खेती, जिसे सफेद सोना भी कहते हैं, इसकी मौजूदा हालत क्या है, किसानों को क्या दिक्कतें आ रही हैं और सरकार क्या कर रही है। बिल्कुल। और तीसरा, हालिया वैश्विक निवेशक सम्मेलन के आईने में भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब तरक्की की रफ्तार, मेक इन इंडिया और दुनिया भर की चुनौतियों के बीच हमारे लिए क्या मौके हैं, क्या मुश्किलें हैं। हाँ, ये तीनों ही विषय काफी महत्वपूर्ण है। हमारा इरादा इन स्रोतों से काम की बातें निकालकर ये समझना है कि ये मुद्दे मायने क्यों रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जी। ठीक है। तो पहली बात जम्मू कश्मीर और हमारे संघीय ढांचे की खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़हूर अहमद भट्ट बनाम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश मामले में सरकार से पूछा है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देने पर उनका क्या रुख है और कब तक ऐसा इरादा है। ये सवाल तो उठना ही था। दलील ये दी जा रही है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी से लोगों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और संघवाद भी कमजोर हो रहा है, जिसे संविधान का मूल ढांचा माना जाता है। पर ये राज्य बनते कैसे हैं भारत में? क्या ये इतना सीधा है? देखिए, संविधान राज्यों को बनाने या उनमें फेरबदल करने के तरीके बताता है। अनुच्छेद 3 संसद को ये अधिकार देता है कि वो नए राज्य बना सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकती है, सीमाएं या नाम बदल सकती है। जैसे तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश से। हाँ, बिल्कुल है सही। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पेच है जिस पर ये स्रोत इशारा कर रहे हैं। संविधान में ये तो लिखा है कि राज्य कैसे बनेंगे या पुनर्गठित होंगे, पर किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश यानी UT में बदलने का कोई साफ जिक्र नहीं है। अच्छा, तो मतलब संविधान इस बारे में एक तरह से चुप है कि किसी चलते फिरते राज्य को UT का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं। हाँ, मतलब स्पष्ट प्रावधान नहीं है और शायद यही मौजूदा बहस का एक बड़ा कानूनी नुक्ता है। और यहीं पर देखिए, केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे की सोच समझना जरूरी हो जाता है। UTs बनाने की कई वजह रही हैं, कभी राजनीतिक और प्रशासनिक जरूरतें, जैसे दिल्ली या चंडीगढ़। बिल्कुल, तो कभी खास सांस्कृतिक पहचान बचाए रखने के लिए, जैसे पुदुचेरी। कुछ रणनीतिक वजहों से भी बने, जैसे अंडमान निकोबार, और कुछ पिछड़े इलाकों के विकास के लिए भी, जो बाद में राज्य बन गए। हाँ, जो बाद में राज्य बन गए, जैसे मिजोरम या त्रिपुरा। अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ कहता है और इसी संघ में ये UTs भी शामिल है। और संघवाद का क्या मतलब है? इस संदर्भ में ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं। संघवाद यानी फेडरलिज्म भारत के संविधान की बुनियाद है। इसका सीधा सा मतलब है कि शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच बंटी हुई है। अच्छा। भारत राज्यों का संघ है, यानी राज्य इससे अलग नहीं हो सकते, ये अटूट है। संविधान बनाने वालों ने सोच समझकर फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द इस्तेमाल किया, ताकि संतुलन बना रहे। हाँ, ताकि एकात्मक और संघीय दोनों स्वरूपों का संतुलन बना रहे। संघवाद ये पक्का करता है कि संसाधनों का बंटवारा सही हो और राज्यसभा जैसे मंचों पर राज्यों की आवाज सुनी जाए। और सबसे जरूरी बात क्या? सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि संघवाद संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, जिसे संसद भी नहीं बदल सकती। ठीक है, तो अब जम्मू कश्मीर पर लौटते हैं। हाँ। 2019 में राज्य को 2 UTs जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया गया। हाँ। पर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बदलाव को सही तो ठहराया, पर साथ ही ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं लगता? हाँ, ये एक जटिल स्थिति है, मानती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने शायद तत्कालीन परिस्थितियों और कानूनी पहलुओं को देखते हुए पुनर्गठन अधिनियम को वैध माना होगा। लेकिन साथ ही संघवाद और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के महत्व को समझते हुए राज्य का दर्जा बहाल करने की जरूरत पर भी जोर दिया। यहीं पर 2 तर्क सामने आते हैं। क्या तर्क है? आलोचक कहते हैं कि बहाली में देरी संघवाद को कमजोर कर रही है, क्योंकि उपराज्यपाल के जरिए केंद्र का नियंत्रण बढ़ता है और चुनी हुई सरकार के अधिकार सीमित हो जाते हैं। और दूसरा पक्ष? दूसरी तरफ समर्थक सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि स्थिरता आने तक केंद्र का सीधा नियंत्रण जरूरी है। क्या पहले भी ऐसा हुआ है कि किसी UT को राज्य बनाया गया हो? अधिनियम है, उसे बदलना होगा और नया बिल लाना होगा। और ये कौन करेगा? संसद?
हाँ, ये अनुच्छेद 3 के तहत संसद कर सकती है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है, जो असल में तो केंद्र सरकार की सलाह पर ही काम करते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये फैसला केंद्र सरकार का ही होगा। तो मतलब ये मामला सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं, बल्कि ये हमारे पूरे संघीय ढांचे, संवैधानिक प्रक्रियाओं और लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व जैसे बड़े सवालों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। चलिए अब जमीन से जुड़े एक और अहम मुद्दे पर आते हैं। भारत में कपास की खेती। हाल में सरकार ने कपास पर आयात शुल्क छूट बढ़ाई है, एमएसपी भी बढ़ाया है और खरीद भी तेज कर दी है। हाँ, ये खबरें आई हैं। वजह, पिछले 15 साल में कपास का घरेलू उत्पादन सबसे कम रहा है। इसे सफेद सोना क्यों कहते हैं और ये इतना जरूरी क्यों है? सफेद सोना इसलिए क्योंकि ये भारत की सबसे अहम नकदी फसलों में से एक है। आप सोचिए, दुनिया का करीब 1/4 कपास भारत में पैदा होता है। 1/4 काफी ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। ये लाखों किसानों की आजीविका है और हमारे कपड़ा उद्योग की रीढ़ भी। करीब 60 लाख किसान तो सीधे तौर पर इससे जुड़े हैं और फिर प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग में करीब 4-5 करोड़ लोग लगे हैं। बाप रे। हाँ, कृषि के बाद टेक्सटाइल सेक्टर ही सबसे ज्यादा रोजगार देता है। लेकिन अगर ये इतना अहम है तो उत्पादन इतना कम क्यों हो गया, वो भी 15 साल के निचले स्तर पर? ये थोड़ा चिंताजनक है। चिंताजनक तो है। इसके पीछे कई वजहें हैं जो इन स्रोतों में बताई गई हैं। एक बड़ी चुनौती तो है मौसम की बेरुखी। बारिश। हाँ, भारत में 2/3 कपास की खेती बारिश पर निर्भर है, तो अनियमित मॉनसून, सूखा या बाढ़, इनका सीधा असर पड़ता है। दूसरी बड़ी दिक्कत है कम उपज। पैदावार कम है कितनी? भारत में प्रति हेक्टेयर पैदावार करीब 480 किलो है, जबकि दुनिया का औसत 800 किलो के आसपास है। ओह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि हमारे किसान पिछड़े में हैं। पिछड़े कहना सही नहीं होगा, पर हाँ, कई किसान अब भी पुरानी तकनीक पर निर्भर हैं और अच्छी क्वालिटी के बीज, खासकर वो जो कीटों का सामना कर सकें, उन तक पहुंच भी सीमित है। और यहीं शायद तीसरी चुनौती आती है। बिल्कुल, कीट और बीमारियां। पिंक बॉलवर्म नाम के कीड़े ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। हाँ, सुना है इसके बारे में। और जो बीटी कॉटन है, जो जीएम किस्म है और इन कीटों से लड़ने के लिए लाई गई थी, वो भी अब उतनी असरदार नहीं रही, खासकर पिंक बॉलवर्म के खिलाफ। अच्छा, तो मतलब वो टेक्नोलॉजी भी अब काम नहीं कर रही? पूरी तरह फेल नहीं हुई, पर असर कम हो गया है। इससे भी उत्पादन गिरा है। तो मतलब मौसम, कम पैदावार, कीटों का हमला और कुछ है? हाँ, एक और अहम पहलू है खेती की बढ़ती लागत। बीज, खाद, कीटनाशक सब महंगे हो गए हैं। गई है। कई बार तो उन्हें अपनी फसल एमएसपी से भी कम दाम पर बेचनी पड़ती है। ओह, ये तो बहुत मुश्किल हालात हैं। हाँ, और फिर वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव का असर भी पड़ता है। सरकार क्या कर रही है? आपने शुरू में कुछ कदमों का जिक्र किया था, आयात शुल्क छूट, एमएसपी। हाँ, सरकार ने कई कोशिशें की हैं। भारतीय कपास निगम सीसीआई है, जो 1970 से काम कर रहा है ताकि किसानों को सही दाम मिले और एमएसपी पर खरीद हो। और बीटी कॉटन भी तो सरकार लाई थी। हाँ, 2002 में मंजूरी दी थी। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कपास विकास कार्यक्रम चला। टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए मित्रा स्कीम है। अच्छा। किसानों के लिए कॉट एली नाम का एक मोबाइल ऐप भी है, जिससे मंडी भाव वगैरह पता चलते हैं। और भारतीय कपास को दुनिया में पहचान दिलाने के लिए कस्तूरी कॉटन ब्रांड शुरू किया गया है। लेकिन क्या ये काफी है, खासकर जब पैदावार इतनी कम है और कीटों का हमला बढ़ रहा है? क्या इन स्रोतों में आगे के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं? बिल्कुल, सुझाव कई हैं। जैसे सिर्फ कीटनाशकों पर निर्भर रहने के बजाय एकीकृत कीट प्रबंधन आईपीएम अपनाना, मतलब प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल हो। साथ ही कीटों से लड़ने वाली बेहतर जीएम किस्मों को जल्दी मंजूरी देने की बात भी है। पैदावार बढ़ाने के लिए हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम HDPS जैसी नई तकनीकें अपनाने पर जोर है। और वो लंबे रेशे वाले कपास का क्या? हाँ, एक सुझाव ये भी है कि खास तौर पर लंबे रेशे वाले कपास, जिसे एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन कहते हैं, उस पर फोकस करके 5 साल का मिशन चलाया जाए। और किसानों की सीधी मदद के लिए कुछ? उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों यानी KVKs को और मजबूत करने और कॉट एली जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का फायदा ज्यादा किसानों तक पहुंचाने की बात है। जिनिंग और कताई मिलों के आधुनिकीकरण के लिए भी योजनाएं हैं, जैसे TUFS। और वो ब्रांडिंग, कस्तूरी कॉटन? हाँ, कस्तूरी कॉटन ब्रांडिंग को और असरदार बनाने के लिए सुझाव है कि इसमें QR कोड जैसी तकनीक जोड़ी जाए, ताकि पता चल सके कि कपास कहाँ से आया है, उसकी पूरी ट्रेसेबिलिटी हो।
अच्छा, इससे भरोसा बढ़ेगा। हाँ, इससे प्रीमियम दाम मिलने और विदेशी खरीदारों का भरोसा जीतने में मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर कपास भले ही सफेद सोना हो, लेकिन इसकी चमक बनाए रखने के लिए मौसम, कीट, कम पैदावार और बाजार की चुनौतियों से एक साथ एक होलिस्टिक तरीके से निपटना होगा। बिल्कुल, सतत प्रयास करने होंगे। चलिए अब तीसरे और आखिरी मुद्दे पर आते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था और हाल ही में हुआ 21वां वैश्विक निवेशक सम्मेलन। इसमें सरकार ने भारत की मजबूत आर्थिक तरक्की और 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य पर काफी जोर दिया। आंकड़े क्या कहते हैं? क्या वाकई सब कुछ बढ़िया चल रहा है? देखिए, आंकड़े तो वाकई काफी प्रभावशाली दिखते हैं, जैसा कि इन रिपोर्ट्स में बताया गया है। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 7.8% की विकास दर बताई गई है। 7.8? ये तो काफी अच्छी है। हाँ, काफी अच्छी है। निजी निवेश में 66% और FDI में 14% बढ़ोतरी का दावा है। मैन्युफैक्चरिंग PMI, जो इस सेक्टर की सेहत बताता है, वो 17.5 साल के उच्चतम स्तर पर है। 17.5 साल? हाँ, मेक इन इंडिया पर जोर है, खासकर ड्रोन, सेमीकंडक्टर, CRGO, स्टील जैसे नए क्षेत्रों में। और महंगाई? हाँ, आम आदमी के लिए तो ये बड़ा मुद्दा है। सरकार क्या कह रही है इस पर? हाँ, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI आधारित महंगाई कई सालों में सबसे कम बताई गई है। व्यापार करना भी आसान बनाने के दावे हैं, जैसे GST 2.0। हाँ, GST 2.0, कम कॉरपोरेट और व्यक्तिगत टैक्स दरें और RBI की आसान मौद्रिक नीति से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है, ऐसा कहा जा रहा है। और बैंकिंग सेक्टर? बैंकिंग सेक्टर भी मजबूत बताया जा रहा है। और एक दिलचस्प बात यह है कि लाखों नए डीमैट खाते खुल रहे हैं, जो दिखाता है कि शेयर बाजार में घरेलू निवेशकों की भागीदारी बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ चल रहा है, व्यापार समझौते वगैरह। हाँ, मॉरिशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते हो चुके हैं और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी FTA ब्लॉक, यूरोपियन यूनियन, EU और ब्रिटेन, UK के साथ बातचीत चल रही है। सुनने में तो ये सब बहुत सकारात्मक लगता है, लेकिन क्या कोई चुनौतियां नहीं है? इन स्रोतों में कुछ चिंताएं भी जाहिर की गई होंगी। बिल्कुल, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है और उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चिंता वैश्विक माहौल है। दुनिया भर में बढ़ता संरक्षणवाद, मतलब प्रोटेक्शनिज्म। हाँ, और रूस, यूक्रेन या मध्य पूर्व जैसे भू राजनीतिक संघर्ष, ये सब भारत के व्यापार पर असर डाल रहे हैं। दूसरी बड़ी चिंता है आयातित महंगाई। आयातित महंगाई? अच्छा, ये क्या होती है? थोड़ा समझाएंगी? मतलब वो महंगाई जो बाहर से आने वाली चीजों की कीमतें बढ़ने से होती है, जैसे सोना, चांदी, खाने का तेल, कच्चा तेल वगैरह। अच्छा। आंकड़े बताते हैं कि ये जून 2024 में सिर्फ 1.3% थी, जो फरवरी 2025 तक बढ़कर 31.1% हो गई। क्या? 1.3% से 31.1%? हाँ, ये बहुत बड़ा उछाल है और ये वाकई चिंता की बात है। ये तो बहुत ज्यादा है। और क्या मुश्किलें हैं? सप्लाई चेन में रुकावटें भी एक मसला है। जैसे लाल सागर या इंडो पैसिफिक में तनाव चल रहा है, उससे जहाज़ों का आना जाना महंगा और मुश्किल हो गया है। इससे लागत बढ़ जाती होगी। बिल्कुल, और व्यापार समझौतों में भी दिक्कतें आ रही हैं। यूरोपियन यूनियन या कनाडा के साथ बातचीत कुछ मुद्दों पर अटकी हुई है, जैसे डेटा सुरक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकार यानी IPR और टैरिफ। इससे भारत के लिए अपने निर्यात बाजार को फैलाना मुश्किल हो रहा है। तो एक तरफ अच्छी विकास दर और निवेश दिख रहा है, दूसरी तरफ ये बाहरी दबाव और आयातित महंगाई की तलवार लटक रही है। सरकार या विशेषज्ञ इनसे निपटने के लिए क्या रास्ते सुझा रहे हैं? सुझाव कई दिशाओं में है, जैसे अपने व्यापार को कुछ ही देशों तक सीमित न रखकर फैलाना, मतलब विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, ऊर्जा सुरक्षा के लिए तेल पर निर्भरता कम करके नवीकरणीय ऊर्जा यानी सोलर, विंड एनर्जी, इनको तेजी से अपनाना, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और रुपये को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की कोशिश करना। और खेती के लिए? खेती में ऐसी तकनीकें अपनाना जो मौसम की मार झेल सके, जिसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कहते हैं। कोल्ड स्टोरेज वगैरह बेहतर करना, खाद्य सुरक्षा के लिए भंडार बनाए रखना। और टेक्नोलॉजी? हाँ, वो बहुत जरूरी है। AI, 5G जैसी नई टेक्नोलॉजी में खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D करना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना और लोगों के कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट और स्वास्थ्य पर ध्यान देना। तो मतलब ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था में दम तो है, सुधार भी हो रहे हैं, लेकिन दुनिया में जो उथल-पुथल चल रही है, उससे बचने के लिए लगातार चौकन्ना रहना होगा और जरूरत के हिसाब से बदलाव करने होंगे।
बिल्कुल, लचीलापन बहुत जरूरी है। और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पाना है तो घरेलू मांग और दुनिया में अपनी जगह बनाने के बीच सही तालमेल बिठाना होगा। हाँ, ये संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है। आज हमने 3 अलग-अलग पर कहीं ना कहीं जुड़े हुए मुद्दों पर बात की। जम्मू कश्मीर का मामला हमें दिखाता है कि कैसे एक क्षेत्र का सवाल हमारे संघीय ढांचे, संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांतों से गहराई से जुड़ा है। कपास की कहानी बताती है कि कैसे खेती, उद्योग और लाखों लोगों का रोजगार एक नाजुक संतुलन पर टिका है, जिसे मौसम, तकनीक और बाजार लगातार चुनौती दे रहे हैं। सही कहा। और अर्थव्यवस्था की तस्वीर दिखाती है कि तरक्की के साथ साथ हमें बाहरी झटकों और वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, और इन तीनों को, एक राज्य की संवैधानिक स्थिति, एक फसल की चुनौतियां और देश की आर्थिक दिशा, एक साथ देखें तो एक बड़ा सवाल उभरता है। क्या सवाल? कि भारत अपनी अंदरूनी विविधता, चाहे वो राजनीतिक हो या कृषि की, और बाहरी आर्थिक दबावों के बीच संतुलन कैसे बनाएगा, खासकर जब विकसित भारत 2047 जैसा बड़ा लक्ष्य सामने हो। क्या ये अलग अलग दिखने वाले मुद्दे असल में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और अगर करते हैं तो कैसे, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, एक गहरा विचार है ये। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।